Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this EduTabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. एक ऐसी सीरीज जहां पर आपको कंटेंट्स को इस तरीके से कवर अप करवाया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर अप हो जाएं. सो अगर आप इस सीरीज के कंटेंट्स को अच्छे से फॉलो करते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आसानी से अपने JIB को क्वालिफाई कर पाएंगे. आज हमारा AFM में लेक्चर नंबर 25 है. वी हैव रीच्ड द हाफ ऑफ द लेक्चर्स. टोटल 50 लेक्चर्स रहेंगे इस सीरीज में. तो लेक्चर नंबर 25 जो है वो हमारा रहेगा अबाउट कोर बैंकिंग सिस्टम, CBS के बारे में हमारा जो है ये आज वाला लेक्चर रहेगा. अब कंटेंट अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आ गया कि आपकी सीरीज से हो जाएगी, बट फॉर अ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन यू नीड अ कोर्स. अब एड्यूटैब जो है वो आपको ऑफर कर रहा है एक मास्टर कोर्स जिसमें आप डिटेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं. बट बिफोर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट इनटू दैट मास्टर कोर्स, आप उस मास्टर कोर्स का एक 2 डे डेमो कोर्स ले सकते हैं. कैसे लेना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एड्यूटैब की वेबसाइट पर डायरेक्ट कर दिए जाएंगे और आपको वहाँ मिलेगा ये 2 डे डेमो मास्टर कोर्स का ऑप्शन, जिसमें आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा फॉर 2 डेज बाय जस्ट पेइंग ₹1 की फी पेमेंट से. अगर आपको 2 डेज का डेमो कोर्स अवेलेबल हो रहा है फॉर द कंप्लीट मास्टर कोर्स, सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लुक इनटू द कोर्स, ताकि आपको कोर्स के इनसाइट्स के बारे में पता चल सके, ताकि आपको आसानी रहे, आपको समझना आसान हो जाए कि किस तरीके का कोर्स आपको मिलेगा. मास्टर कोर्स और बाकी सब कोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको इस लेक्चर के एंड में दूंगी. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टूवर्ड्स द लेक्चर. ठीक है ना? तो कोर बैंकिंग सिस्टम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. कोर बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर से रिलेटेड है. देखिए, पहले बैंकिंग जो होती थी वो आपकी बैंकिंग ऑफलाइन होती थी, है ना. चीज़ें आपकी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी पर्टिकुलर अकाउंट बैंक में आपको जाकर अपने अकाउंट को ऑपरेट करना पड़ता था. आप बीइंग अ कस्टमर मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करते थे फॉर द कैश ट्रांसफर्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स. जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई, जैसे जैसे कंप्यूटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, फिर इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, तो एक कोर बैंकिंग सिस्टम या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम का एक नेटवर्क बन गया. अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप अपने अकाउंट को कहीं पर भी बैठे हुए कभी भी 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, है ना. मोबाइल बैंकिंग आ गई. आप ऑनलाइन एप्स के थ्रू, बैंकिंग एप्स के थ्रू आप अपने बैंक को मैनेज कर सकते हो, है ना. यू आर सिटिंग माइल्स अवे फ्रॉम योर बैंक, लेकिन फिर भी आप उस बैंक से ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो. आप किसी और सिटी में चले गए, आप किसी और सिटी में जाकर भी अपने बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो ब्रांचेस में जाकर ऑपरेट कर सकते हो, बिकॉज अब सेंट्रलाइज्ड हो गया सिस्टम. सब जगह पर आपके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है ना. तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइस है जिससे इनपुट्स, जब हम उनके अंदर इनपुट्स ऐड करते हैं तो वो उस इंफॉर्मेशन को, इनपुट्स को स्टोर कर लेता है और उसके अगेंस्ट हमारे को आउटपुट प्रोवाइड कर कर देता है. जो भी कोर बैंकिंग सिस्टम या सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स किसी सॉफ्टवेयर पर चलते हैं, है ना. सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है? सॉफ्टवेयर कोई ना कोई प्रोग्रामर बना रहा है. सो कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे कि कोबॉल, फॉक्स प्रो, ये सब सॉफ्टवेयर्स को लिखने में यूज़ की जाती हैं. कंप्यूटर के कुछ पेरिफेरल्स, कंप्यूटर के लिए कुछ डिवाइसेस जो कंप्यूटर को चलने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, USB ड्राइव्स हो गई, माउस हो गया, ये सब चीज़ें कंप्यूटर्स को चलाने में यूज़ की जाती हैं. अब कंप्यूटर्स भी दो टाइप के आते हैं. कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर थे और एक कंप्यूटर्स हैं हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर जो हैं ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में डेटा को प्रोसेस कर कर चलते हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो बाइनरी फॉर्म में डेटा को प्रोसेस करते हैं इन द वैल्यू ऑफ 0 and 1. ठीक है ना. एनालॉग कंप्यूटर्स को साइंटिफिक मैकेनिकल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है टू कैलकुलेट द एनालॉग क्वांटिटीज, जैसे कि स्पीड, वेट, हाइट. और डिजिटल कंप्यूटर्स को बेसिक अकाउंट, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लॉजिकल ऑपरेशंस है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है. एनालॉग कंप्यूटर्स कंपैरेटिवली स्लोअर हैं और कम रिलायबल हैं, वेयर एज जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल. ठीक है ना. तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जब हुई, जब अकाउंटिंग जो है कंप्यूटर्स तक गई, तो क्या क्या बेनिफिट हुए? एक तो स्पीड, काम बहुत स्पीड से होने लग गया, कैलकुलेशन बहुत स्पीड से होने लग गई. पहले एक चीज़ को लिखना, फिर उसे कैलकुलेटर पर इनपुट देना और ऐड करना, और अब आप एक्सेल के थ्रू
है ना। बेसिक अगर कंप्यूटर की भी बात की जाए तो आप एक्सेल के थ्रू एक शीट बनाते हो और आप वहीं पर ही ऑपरेशंस लगा देते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के, जिसमें जैसे ही आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू चेंज की, तो उसमें जो है आंसर्स आपके पास आ जाते हैं। तो काफ़ी स्पीडली आपका काम जो है वो होने लग गया। एक्यूरेसी रही, ट्रांजेक्शन्स में गलतियां होने के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हो गए। रिपोर्ट्स को जनरेट करना आसान हो गया, मल्टीपल रिपोर्ट्स जो हैं उन्हें जनरेट किया जा सकता है अंडर द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। एक इकोनॉमी रिसीव हुई। इकोनॉमी रिसीव होने का मतलब क्या है कि आप जब ट्रांजेक्शन्स कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे हो, टाइम की बचत, कॉस्ट की बचत, उसके अलावा आपकी जो एफर्ट्स हैं उनकी बचत यहाँ पर हुई, और बहुत सारे मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कुछ कॉमन टर्म्स जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड है, फर्स्ट इज डेटा। डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन, है ना। फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन, एजम्पशन, अकरेंस जो भी हैं वो सब आपके लिए क्या है, डेटा है। जब डेटा की ग्रुपिंग की गई, तो वो मेरे पास क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ डेटा मेरे पास हो गया रिकॉर्ड। ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ डेटा रिकॉर्ड हो गया, यानी कि जब बहुत सारा डेटा मिल जाएगा तो वो मेरे को क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए एक रिकॉर्ड बन जाएगा फॉर द डेटा प्रोसेसिंग। अब डेटा रिकॉर्ड्स को जब कंपाइल किया गया, मल्टीपल डेटा रिकॉर्ड्स को जब कंपाइल किया गया, तो वो क्या बन गया, वो मेरे लिए डेटा फाइल्स बन गई। और ऐसे ही डेटा फाइल्स को जब मतलब हम प्रोसेस करते हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर मशीन, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स, ये सब मेरे लिए क्या है, सिस्टम है, जो जहाँ पर सारी डेटा फाइल्स को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बेनिफिट्स, एक्यूरेसी रहेगी, हाई स्पीड रहेगी, कम खर्चा आएगा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आप एक ही डेटा से बना सकते हो, अकाउंटिंग एरर फ्री होगी, या फिर लेसर नंबर ऑफ एरर्स होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से रिलेटेड एरर्स जो है वो यूजुअली नहीं होंगे। जहाँ जहाँ पर ह्यूमन इनपुट्स इन्वॉल्व हैं वहाँ कहीं ना कहीं एरर थोड़े बहुत हो सकते हैं। ठीक है ना। आपके अकाउंट्स जो हैं, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। बहुत सारे प्रिंट आउट्स आप बना सकते हो। पहले आप हैंड रिटन एक काम करते थे, फिर आप उसकी फोटो कॉपीज करते थे, अब आप एक ही काम के मल्टीपल प्रिंट आउट्स जो हैं वो ले सकते हो, एंड दैट टू इन मल्टीपल वेज, है ना। अलग अलग तरीके से उनके प्रिंट आउट जनरेट किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें, नॉलेज की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। पहले के टाइम पे जब एकदम से शिफ्टिंग हुई मैनुअल टू कंप्यूटराइज्ड, तो तब बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि हाउ टू ऑपरेट, है ना, हाउ टू मेक डेटा, हाउ टू स्टोर द फाइल्स, हाउ टू टेक द प्रिंट आउट्स, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ी, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ी। पहले ये ट्रेनिंग उनके पास अवेलेबल नहीं थी। क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए ये सब काम करने के लिए, आप किसी को भी ये काम करने के लिए नहीं दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग नॉलेज, उनको कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। टू हूसो एवर स्टाफ, आप जिनको भी ये काम दे रहे हैं, उन्हें अकाउंटिंग की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, बट उन्हें साथ साथ कंप्यूटर ऑपरेट करना भी आना चाहिए। थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लगता है कंप्यूटर के पेरिफेरल्स खरीदने में, कंप्यूटर से रिलेटेड स्टेशनरी को बाय करने में। साथ साथ आपको बैकअप लेना पड़ेगा, क्लाउड स्टोरेज आपको लेनी पड़ेगी, बिकॉज डेटा जो है आप उसको, इतना सारा डेटा एक जगह पर स्टोर कर कर नहीं रख सकते हो। अगर आप बैकअप नहीं लोगे तो हो सकता है कि अगर आपके सिस्टम की विंडो उड़ गई तो आपका डेटा गायब हो जाएगा। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंसर्न्स है, अगर हर जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला फैक्टर भी आता है कि कई बार आपका डेटा जो है वो चोरी भी हो सकता है, फ्रॉड्स भी हो सकते हैं आपके साथ। आपका डेटा जब स्टील होगा तो उस स्टील्ड इंफॉर्मेशन का मिसयूज भी हो सकता है, राइट। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करें तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे टैली ERP9, इन्फोसिस फिनेकल, TCS बैंक्स, फ्लेक्स क्यूब, सैप, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स और क्विक बुक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर में अकाउंटिंग करने में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पर सारी स्टैट्यूटरी बुक्स बन जाती हैं, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स बन जाती हैं, फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक को आप वैल्यू कर सकते हो। मतलब जो भी अकाउंटिंग का काम है वो आप इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से मेजर टाइप के काम जो है वो कर पाते हो। स्कोप एंड एक्सपीरियंसेस की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग ऑपरेशंस रहेंगे, सारे मेजर बैंकिंग फंक्शंस जो है वो कंप्यूटराइज हो गए, बी इट डिपॉजिटिंग, बी इट लोन रिम्बर्समेंट, आपको कोई रेमिटेंस दी जा रही है, आपका चेक क्लियरिंग है, सब चीज़ें अब क्या हो गई हैं, कंप्यूटराइज हो गई हैं। हर ट्रांजेक्शन जो है वो इंस्टेंटली रिकॉर्ड, वेरीफाई और ऑथेंटिकेट हो जाती है, एंड अक्रॉस द सिस्टम,
है ना, वो अपडेट भी हो जाती है। जब आप अपने अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करवाते हो, मान लो आप एटीएम गए और आपने पैसे विड्रॉ करवाए, तो जैसे ही आपने मनी विड्रॉ करवाई तो इमीडिएटली आपके फ़ोन के ऊपर मैसेज आ जाता है दैट यू हैव विड्रॉड अ सर्टेन अमाउंट। ठीक है, उसके बाद आपके जो अकाउंट बैलेंस है वो आपके एटीएम में भी कम होकर दिखता है। अगर आप फ़ोन की ऐप खोल कर देखोगे मोबाइल बैंकिंग, वहाँ पर भी कम दिखेगा। अगर आप बैंक की पासबुक को प्रिंट लेते हो तो वहाँ पर भी आपका बैलेंस इमीडिएटली कम हो जाएगा। तो सब कुछ कनेक्टेड है ना, तो एक ही साथ डेटा जो है वो सब जगह से रिकॉर्ड और वेरीफाई होकर अपडेट हो जाता है। ठीक है ना। फिर आ जाता है आपके पास कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग एंट्रीज उनसे बन जाती हैं। फिजिकल वाउचर्स को बनाने की ज़रूरत जो है वो विद द टाइम कम हो गई व्हेन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिकली बनाए जाते हैं। जैसे अगर मान लो आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है ना, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ स्टेशनरी वगैरह खरीदनी थी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जो आपने स्टेशनरी खरीदी वो स्टेशनरी आपने ऑनलाइन मंगवाई फ्रॉम अमेजोन, लेट्स टेक इट। ठीक है ना, आपने अमेजोन से मंगवाई, तो अब अमेजोन से जब आपने मंगवाई तो फॉर द वाउचर, आपको वाउचर तो रखने पड़ेंगे, है ना, प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। बट वो वाउचर जो है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपने अमेजोन से मंगवाई तो आपका वहाँ बिल जनरेट हो गया, इनवॉइस जो भी जनरेट हुआ, आपने उस रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लिया। अगर ऑडिट पर्पस के लिए प्रिंट आउट की जरूरत होगी तो प्रिंट आउट ले लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा आपके पास डिपॉजिट्स एक्सेप्टिंग, वो भी आपकी कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू ही होगा कि जो भी आपके डिपॉजिट्स हैं वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड मेथड के थ्रू एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसमें अकाउंट ओपनिंग, ऑपरेशन, विड्रॉल्स सब चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिकली ही मैनेज होंगी। इफ़ यू हैव सीन कि अगर आपको अब अकाउंट ओपन करवाना हो तो जो जैसे बैंक्स के रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, व्हाट डू दे डू, वो आपके पास आते हैं या आप उनके पास मिलने उनके जाते हो तो आपके फ़ोन के थ्रू आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। पहले आपको एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म फिल करना पड़ता था, अब उन सब डिटेल्स की, उन सब मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली कम हो गई हैं। साथ ही साथ अगर सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, अगर आपको कोई पेमेंट का रिमाइंडर देना है, इंटरेस्ट क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन देनी है, इंटरेस्ट चार्जेस, कोई बैंक ने चार्जेस लिए उसकी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। अब किसी पर्सन को वहाँ पर डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर डिपॉजिटिंग का काम कंप्यूटराइज हुआ है तो उसके साथ साथ लेंडिंग का काम भी कंप्यूटराइज हो गया है। जैसे कि आपको लोन वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हो थ्रू योर इवन योर एप्स। कुछ रिस्ट्रिक्शन है अमाउंट की, तो आप एक सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट तक ऐप पे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लोन डिसबर्समेंट की मॉनिटरिंग, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑन द लोन, बोरिंग यूनिट्स की इंस्पेक्शन, या फिर रीपेमेंट आप ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो सब भी आपका कंप्यूटराइजेशन की हेल्प से ही ट्रैक किया जा रहा है। फिर ऑटोमेटेड बैंकिंग, जैसे अभी हमने बात की कि एटीएम्स के थ्रू आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, है ना, ट्रांसफ़र कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकते हो ऑन 24/7 बेसिस, है ना। एटीएम ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो जैसे ही आपके अकाउंट मतलब जैसे ही आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो विद द कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स वो सब जगह पर आपकी रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। इफ़ यू टॉक अबाउट द रेमिटेंसेज, रेमिटेंसेज मतलब आप जब मनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हो टू सम अदर पर्सनस अकाउंट, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं। आरटीजीएस कर सकते हो आप, एनईएफटी कर सकते हो, आईएमपीएस है, डिमांड ड्राफ्ट्स है, और आपको मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो रेमिटेंसेज है काफ़ी फास्ट हो गई हैं। पहले क्या करना पड़ता था कि पहले आपको बैंक में जाना पड़ता था, एनईएफटी के लिए फॉर्म भरना पड़ता था, डिटेल्स देनी पड़ती थी, और एनईएफटी या जो भी आरटीजीएस वगैरह है इनको करने में थोड़ा टाइम लगता था। अब क्या है, अब आप अपने फ़ोन में ऐप के थ्रू भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, है ना, कि आप खुद ही किसी को आरटीजीएस कर सकते हो, खुद ही आईएमपीएस या एनईएफटी कर सकते हो। तो थिंग्स आर जनरेटेड इजीली। इवन अगर अब आपको डीडी बनवाना हो तो आप डीडी के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हो अपने फ़ोन के थ्रू, और नियरेस्ट ब्रांच से जाकर आप जो है वो डीडी अवेल कर सकते हो अगर आपको उसकी फ़िज़िकल कॉपी की ज़रूरत है तो। ठीक है जी।
उसके बाद चेक्स को क्लियर करना कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू हो गया। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि आपने बैंक को कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि कहीं पर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ही किया है, लेट्स टेक आपने कोई एसआईपी की हुई है, तो आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट होकर वहाँ पर्टिकुलर जगह पर चल जाए। आपने कोई आरडी की हुई है, कोई एफडी की हुई है, या कोई और तरीके की आपने कहीं से कोई लोन पे कोई चीज़ ली थी, तो आपने जब वहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स दी तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम में वो सब फीड हो जाता है और ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाती है। किसी पर्सन को बैंक एंड पर बैठ कर ये काम नहीं करना पड़ता। बैंकिंग सेंट्रलाइज हो गई है। सेंट्रलाइज बैंकिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी बैंकिंग की सर्विसेज कहीं पर भी अवेल कर सकते हो, जिसकी बात हमने इस लेक्चर के बहुत स्टार्टिंग में ही कर ली थी। कोर बैंकिंग का फ़ायदा क्या है? बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि कोर बैंकिंग का फ़ायदा ये है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है, आप कहीं से भी अपनी डेटा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। फास्ट एंड एनीवेयर बैंकिंग सर्विस है। अकाउंट मैनेजमेंट काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुकी है। नए बैंकिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना आसान हो गया है। ट्रांजेक्शन्स रियल टाइम में ही प्रोसेस हो जाती हैं, यानी ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग टाइम में अब डिले नहीं होता। ठीक है ना। फिर कुछ ही एरर्स के साथ आपकी जो मतलब जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपकी इजीली हो जाती हैं। एरर्स होने के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली कम रहते हैं। आप मल्टी करेंसी यानी अलग अलग करेंसीज में और साथ ही साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में काम जो है उसे कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट बेटर रहती है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस आपके कंपैरेटिवली कम है। ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी इम्प्रूव हुई विद द हेल्प ऑफ कोर बैंकिंग। जो बैंक्स हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी हुई और साथ साथ बैंक्स के प्रॉफिट्स भी बढ़ गए। ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से चलती हैं? आपको अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी हो तो आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हो। आपको अलग अलग मॉड्यूल्स का एक्सेस मिल जाता है दैट वांट टू ट्रांसफर मनी, यू वांट टू विड्रॉ मनी, यू वांट टू गेट अ लोन, यू वांट टू मेक अ आरडी। इस तरीके का आपके पास मॉड्यूल्स आ जाते हैं। फिर आप जैसे ही वहाँ पर किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए इनिशिएट करते हो तो उसके बाद आपका एक क्यू नंबर जनरेट होता है। ये क्यू नंबर आपका बैक एंड पे जनरेट होता है, आपको फ्रंट फेस पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसको कोई सुपरवाइजर जो है ऑथराइज कर देता है। क्यू मैनेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू ये बैंकिंग का बैक एंड फंक्शन है और वैलिडेशन ट्रांजेक्शन को मिल जाती है और आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। फिर मेरे पास एक टाइप ऑफ बैंकिंग आती है जिसे हम बोलते हैं ओमनी चैनल बैंकिंग। ओमनी चैनल बैंकिंग क्या है? आपको एक जैसा बैंकिंग एक्सपीरियंस मिले, चाहे आप डिजिटली बैंक को ऑपरेट करो चाहे फिजिकली बैंक को ऑपरेट करो। अपने बैंक अकाउंट को आप किसी भी मोड से, डिजिटल मोड से या फिजिकल मोड से अगर ऑपरेट करो तो आपको सिमिलर टाइप का बैंकिंग एक्सपीरियंस मिले, वो क्या है? ओमनी चैनल बैंकिंग है। कस्टमर्स अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो हैं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांच की सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, सोशल मीडिया, इन सबको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो भी आपका डेटा है वो एकदम से एक साथ सब जगह सिंक्रोनाइज, सब जगह अपडेट हो जाता है। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ इस बैंकिंग के आने से। कस्टमर्स रिटेन्ड काफ़ी रहे, इवन नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हुए। अब जिस बैंक की बैंकिंग डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज पुअर हैं, आप यूजुअली उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना प्रेफर नहीं करते हो, है ना, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स एवरीथिंग इन देयर हैंड, है ना। तो बैंक के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ओमनी चैनल बैंकिंग का काफ़ी जो है योगदान वो रहा। देन कम्स नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग मतलब कि एक ऐसा बैंक जिसकी फिजिकल ब्रांच नहीं है, एक ऐसा बैंक जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग, पेमेंट, ट्रांसफ़र, क्रेडिट असेसमेंट, सब टाइप की सर्विसेज जो है वो ऑफर की जाती हैं। टेक सेवी कस्टमर्स के लिए ये स्पेशली अवेलेबल है, जिनको मोबाइल बैंकिंग जो प्रेफर करते हैं, जो ब्रांचेस में जाने के पास आज किसी के पास टाइम नहीं है। सो दैट इज़ वाई न्यू बैंकिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। का फ़ायदा क्या है? आसानी से अकाउंट ओपन हो जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम आती है और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो है वो बनाया जाता है। अगर ब्रांच ही नहीं है तो ब्रांच को ऑपरेट भी नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत सारी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कम हो जाती हैं विद द न्यू बैंकिंग। ठीक है ना। सो यही था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और कोर बैंकिंग के बारे में पढ़ा। एंड दिस इज़ योर समरी शीट। आप इसकी हेल्प से अपने आज वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट्स अ जेन्युइन बेनिफिट ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस? इट enables multi currency and multi branch integration facilitating real time processing across the locations.
एक बात पे ध्यान देना, नॉट रिप्रेजेंट्स आपको बोला है। इट अलाउज 24/7 एक्सेस ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग. It improves customers' experience by offering seamless, centralized access to accounts and faster delivery, and it increases the bank's profitability by mandatorily charging additional fees for CVS transaction. ये कोई भी genuine benefit नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर बनेगा. बाकी सब बेनिफिट है. डी इज नॉट अ benefit. Question number 2. A bank uses a system where the same services are available through mobile bank, website, call center and branch, and all the data is synchronized in the real time. तो ये कौन सी बैंकिंग है? ये आपकी ओमनी चैनल बैंकिंग है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ कोर बैंकिंग? कोर बैंकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? रियल टाइम प्रोसेसिंग रहती है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट रहती है, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हुई, और कोई फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत, मैंडेटरी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. तो आपका लास्ट पॉइंट जो है वो गलत है. आपके पास बाकी तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. सो अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की फॉर योर JIB नवंबर 2026. करना क्या है? एड्यूटैब की वेबसाइट पर जाना है, सर्च करना है edutab.in. कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, JIB कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपको विजिबल होगा. हमने स्टार्टिंग में बात की थी 2 डे डेमो ऑफ द मास्टर कोर्स की, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मास्टर कोर्स की. मास्टर कोर्स क्या है? एक डिटेल्ड फुल प्रिपरेशन के लिए एक ही जगह पर आपके पास जो कोर्स अवेलेबल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपके पास है, दैट इज द मास्टर कोर्स. इस मास्टर कोर्स में आपको मिलेंगे चारों ही सब्जेक्ट्स की कंप्लीट तैयारी, जिसमें आप डिटेल में कंसेप्ट क्लासेस कर सकते हैं कवर. आपको 15-20 मिनट्स की क्लासेस मिलेंगी, जिसकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को बहुत ही आसानी से कवर अप कर पाएंगे. लाइव क्रैश कोर्स वाला एक्सेस भी मिलेगा, तो लाइव क्लासेस का एक्सेस भी आपको यहाँ पर साथ में मिलेगा. IIBF की बुक के हिसाब से बनाए गए कंसाइज्ड कंसेप्ट नोट्स मिलेंगे, उतना ही जितना आपको जरूरत है फॉर योर प्रिपरेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व बेसिस पर, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ. सो मास्टर कोर्स इज द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. आप अपनी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो मास्टर कोर्स के अंदर कर सकते हो. मास्टर कोर्स चारों ही सब्जेक्ट्स का भी अवेलेबल है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है. अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक मास्टर कोर्स, जैसे IIFS का मास्टर कोर्स अलग से है, PPB का अलग से है, AFM का अलग से एंड RBWM का अलग से, तो आप इन चारों मास्टर कोर्सेज में भी खुद को एनरोल कर सकते हो. इसी के डेमो कोर्स की मैं बात कर रही थी कि अगर आप मास्टर कोर्स में एकदम से मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आप उसका पहले से डेमो कोर्स ले सकते हो, और आपको डेमो कोर्स 2 डेज के लिए मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा बाय जस्ट पेइंग ₹1. ठीक है. एंड देन कम्स द लाइव क्रैश कोर्स, जिसका बैच 3 इस टाइम पर रनिंग है. यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग एंड इवनिंग बेसिस पर. इन लाइव क्लासेस को आप जो है यूज कर सकते हो टू कवर अप योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस, क्योंकि यहाँ 60 क्लासेस रहेंगी तो 15 क्लासेस आपकी ईच सब्जेक्ट की रहती हैं. लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. लाइव क्लास मिस होने पर आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हो. अब जो मास्टर कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स है, इन कोर्सेज में एनरोल करने का एक और बेनिफिट है कि आपको फोर्टनाइट मेंटर टॉक का ऑप्शन मिलता है. यानी हर 15 दिन के बाद आप अपने मेंटर्स से बात कर सकते हो, पेपर को लेकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपकी कंटेंट प्रिपरेशन हो चुकी है बट आपको MCQs की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको मिलेंगे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज और फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, ताकि आप अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन कर पाओ. अब जब भी इन कोर्सेज में एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो पाए. ठीक है ना. तो आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जाएंगी, और कोई और डाउट क्वेरी हो JIB के रिगार्डिंग, CIB के रिगार्डिंग, तैयारी के रिगार्डिंग, आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241, और ईमेल कर सकते हो hello@edutab.co.in पर. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. जस्ट कीप स्टडिंग, कीप फोकसिंग एंड टेक केयर एंड बाय बाय. हम मिलते हैं अगले सेशन में. बाय.